So hello everyone, welcome you all on this platform that is reputed Galaxy Chemistry Hub। तो ये हमारा थर्मोडाइनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर इवन लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। और इसमें जो है स्पेशली हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, या फिर बोले तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस के जो प्रोसेसेज हैं ये कैसे होते हैं। जब भी हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की, तो वो इस तरीके के रिएक्शंस होते हैं जो कि हीट को रिलीज करते हैं, और हीट रिलीज करने की वजह से उसका जो सराउंडिंग होता है वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इन्हेंस हो जाता है। तो इस तरीके के हम एग्जांपल्स अगर इसके बहुत सारे देखें तो यहाँ पे लिए हुए हैं, जो इन सारे एग्जांपल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो जाते हैं, और जिन प्रोसेसेस के थ्रू ये कैरी होते हैं वो हमारे एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाएंगे। वैसे ही अगर हम जब एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात करते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस हमारे हीट को अब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है, और टेम्परेचर में डिक्रीजिंग की वजह से क्या होता है, वहाँ पे कूल सा जो इफेक्ट होता है सराउंडिंग के अंदर आता है। तो चलिए अगर हम इन्हें इक्वेशंस के थ्रू समझेंगे तो और बेटर होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक है हमारा इक्वेशन a+b+c। अगर देखें तो प्रोडक्ट बन रहा है डी और ई, साथ में हीट रिलीज हो रहा है। तो जब भी हीट रिलीज हो रहा है, जब भी रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं एंड उसके बाद हमारा हीट रिलीज हो जा रहा है, तो हम इस तरीके के रिएक्शंस को कैसा रिएक्शन का नाम देंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बताएंगे। वैसे ही अगर हम देखें कि हमारा रिएक्टेंट है लाइक a+b रिएक्ट कर रहा है और हीट को ले रहा है, ऑब्जॉर्व कर ले रहा है, तो हमारा बन जा रहा है प्रोडक्ट C+D। तो इस तरीके के रिएक्शंस को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। अब उन एग्जांपल्स को हम जरा डिस्कस कर लेते हैं, वो किन किन प्रोसेसेस के अंदर कैसे कैसे एग्जांपल्स आते हैं। अब ये हमारे जो है ना कुछ एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस के यहाँ पे इस कॉलम में एग्जांपल दिए हुए हैं, और ये एंडोथर्मिक प्रोसेस के कुछ कॉलम में एग्जांपल दिए हुए हैं। जब भी बात करते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस के, तो लाइक हमारा मेकिंग अप आइस क्यूब्स, ये कैसा एग्जांपल है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस का एग्जांपल है। वही फॉर्मेशन ऑफ स्नो इन क्लाउड्स हो गया, कंडेंसेशन ऑफ रेन फ्रॉम वाटर वेपर, वाटर वेपर से हमारा रेन का जो है कंडेंसेशन होना, और मिक्सिंग ऑफ सोडियम सल्फाइड एंड ब्लीच, तो उससे भी हीट रिलीज होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, जहाँ पे भी हीट रिलीज हो रहा है। बर्निंग ऑफ शुगर, फॉर्मिंग आयन पेयर्स एंड मिक्सिंग ऑफ वाटर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वहाँ पे भी हीट रिलीज होता है। टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है हीट रिलीज की वजह से। इस रिएक्शन को आप सभी जानते होंगे। तो हमारा क्या हो जाता है, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर में आता है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ लिक्विड सॉल्ट्स एज सोडियम एसीटेट इन chemical hard warmers, nuclear fission and mixing of water with calcium chloride। कैल्शियम क्लोराइड जो भी चूना जो होता है घोला जाता है वाटर के अंदर, तो वहाँ पे भी हीट रिलीज होता है, और टेम्परेचर जो होता है ना गर्म हो जाता है। जब भी आप डालोगे जनरल अगर पुताई होती है तो दीवार की, तो उसमें क्या होता है, अगर घोला जाता है उसको कैल्शियम ऑक्साइड, वो तो हो गया तो कैल्शियम ऑक्साइड का हम बोलने लग जा रहे हैं, वो भी हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस का ही एग्जांपल है। यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ वाटर विथ कैल्शियम क्लोराइड है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी एग्जांपल हो गया एक्सोथर्मिक प्रोसेस का। वही एंडोथर्मिक प्रोसेस का एग्जांपल हो जाएगा मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब। अब मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस का एग्जाम्पल कैसे है मैं बता रही हूँ। मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब्स, जो आइस क्यूब्स है अगर वो मेल्ट हो रहा है, टेम्परेचर तो ले रहा है ना, तभी जाके उसके सराउंडिंग में चेंजेस आ रहे हैं। अब चेंजेस आ रहे हैं तो वो हमारा कैसा एग्जांपल्स हो गया, ऑब्जर्व कर रहा है हीट को और टेम्परेचर ले रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ इसका टेम्परेचर इन्हेंस हो जाता है इस क्यूब का, और जिसकी वजह से वो मेल्ट हो जाता है। तो ये भी हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेसेस का एग्जांपल्स है। अब भी इतने सारे एग्जांपल्स सबको नोट कर लेना है, ये काम की चीज़ है, बिकॉज एमसीक्यू वगैरह में भी पूछा जाता है। कन्वर्जन ऑफ फॉस टू वाटर वेपर, इवोपरेशन ऑफ वाटर, बेकिंग ब्रेड एंड कुकिंग एन एग, प्रोड्यूसिंग शुगर बाय फोटोसिंथेसिस, सेपरेटिंग आयन पेयर्स, मिक्सिंग ऑफ वाटर अमोनिया नाइट्रेट, मेकिंग ऑफ हाइड्रस सॉल्ट फ्रॉम हाइड्रेट, मेल्टिंग सॉलिड सॉल्ट्स, ये सारे जो है एग्जांपल्स हो गए हमारे किसके, एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस के, और ये हमारे एंडोथर्मिक प्रोसेसेस के एग्जांपल्स हो गए।
तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। ये वाला जो मैंने बताया ना कंसेप्ट की हमारा क्या होता है आपका एनर्जी का, यहाँ पे अगर बात करते हैं हम एक्सोथर्मिक की, तो एक्सोथर्मिक में हमारा हीट रिलीज होता है, ठीक है, हीट रिलीज होता है, और एंडोथर्मिक में हीट क्या होता है, ऑब्जर्व होता है। और यहाँ पे साइन एक्सोथर्मिक का माइनस दिया जाता है, एंडोथर्मिक का जो होता है प्लस दिया जाता है। तो ये जो कंसेप्ट होगा ना आई थिंक क्लियर होगा एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक वाला। अब हम बात कर लेते हैं बॉन्ड एनर्जी क्या होता है और उसका कैलकुलेशन कैसे होता है और उसका एप्लीकेशन क्या है। वैसे ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के बारे में थोड़ा सा मैंने जो है ना वो लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था थर्मोकेमिस्ट्री का। वहाँ पे एक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल दिया हुआ था, किसके अंदर में, हमारे रेस्पिरेशन का, आपके एक्सोथर्मिक में, और फोटोसिंथेसिस का एंडोथर्मिक के अंदर में। तो ये क्लियर होगा आई थिंक। अब हम बढ़ते हैं बॉन्ड एनर्जी की तरफ। अब हमारे बॉन्ड एनर्जी क्या होते हैं, अगर हम इन सिंपल टर्म्स में बात करें तो बॉन्ड एनर्जी, द एनर्जी दैट रिलीज और ऑब्जर्व ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। वो बॉन्ड एनर्जी वो होती है जो कि मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम या फिर बॉन्ड ब्रेकिंग के टाइम में जो रिलीज हो रही है। अब लाइक यहाँ पे हमारा बॉन्ड है, मान लीजिए ए या सी ही ले लेते हैं, इसके बीच का बॉन्ड है, जब ये ब्रेक हो रहा है तो इससे कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है, या फिर C+C बनाकर C2 फॉर्म हो रहा है बॉन्ड, तो यहाँ पे भी एनर्जी कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है। तो यही एनर्जी जो हमारा ऑब्जर्व होता है या फिर रिलीज होता है ड्यूरिंग ब्रेकिंग, तो वो हमारा कहलाता है बॉन्ड एनर्जी। अगर अनदर वे में अगर बात करें लाइक कॉम्प्लेक्स टर्म्स के अंदर, तो बॉन्ड एनर्जी फॉर एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड in a compound may be defined as the average amount of energy required to dissociate 1 mole of bonds. That type of present in compound bond energy is also called enthalpy of formation of the bond. तो जो भी हमारे मतलब बॉन्ड एनर्जी जो है पर्टिकुलर टाइप ऑफ के बॉन्ड को, एक मोल के मान लीजिए कंपाउंड है, उसको डिसोसिएट करने में, जो हमारा बॉन्ड बना हुआ है किसी कंपाउंड के अंदर में, उसको डिसोसिएट करने में, 1 मोल उस कंपाउंड को डिसोसिएट करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो क्या होगी हमारी, वो हमारी हो जाएगी बॉन्ड एनर्जी, या फिर उसके फॉर्मेशन में। अब जो फॉर्मेशन वाली जो बॉन्ड एनर्जी होती है ना, उसे हम लोग बोल देते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड, ये हो जाता है हमारा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा और ये सिंपलर टर्म्स में भी क्लियर होगा। चलिए कुछ पॉइंट्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इट हैज़ बीन फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट दैट आइसोमेरिक कंपाउंड हैव द सेम वैल्यू फॉर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जो हमारा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है, मान लीजिए बॉन्ड है ये सी के प्लस में हमारा जो बॉन्ड है बन रहा है, तो इसके लिए जो फॉर्मेशन होगा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा, वो सेम रहेगा अगर आइसोमेरिक कंपाउंड्स हैं तो। लाइक CH2 यूनिट्स होते हैं ना, CH2 के बहुत सारे यूनिट्स जुड़े हुए होते हैं, तो कहा जाता है ना चेन है, मान लीजिए कोई भी, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है, लेकिन यहाँ पे जो ये तीनों बॉन्ड जो है ना सिमिलर है। अगर इन तीनों बॉन्ड को देखें तो इसका जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा वहीं इसका भी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा इस चेन के अंदर में, वहीं इसका भी होगा, बिकॉज ये तीनों क्या है ना सेम है। ठीक है, ये तीनों सेम है। तो इसके लिए जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या आइसोमेरिक कंपाउंड से बोले तो, या फिर ये हमारे अलग अलग चेन के अंदर में, एक ही चेन के अंदर में यूनिट्स हुए, तो इनके जो हमारे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होंगे वो सेम होंगे, बिकॉज एलिमेंट तो इसमें भी 2 हाइड्रोजन एलिमेंट है, इसमें भी 1 कार्बन एलिमेंट है, इस वजह से तो यहीं इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा बॉन्ड एनर्जी है वो किस किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ एटम पे डिपेंड करता है पहला, दूसरा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे डिपेंड करता है, एंड तीसरा हमारा बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करता है। अब ये साइज ऑफ एटम पे बॉन्ड एनर्जी कैसे डिपेंडेंट है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड बॉन्ड लेंथ पे, तो चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे साइज ऑफ एटम की। ये एटम का साइज है, 2 बड़े बड़े एटम के साइज हैं।
अगर देखिए अगर बड़े एटम होते हैं ना तो इनके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस जो होता है वो छोटे वाले के कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिव जितने ही होंगे ना तो ये छोटे से हो जाएंगे, और ये जितने इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं होंगे वो दूर दूर हो जाएंगे, एंड इनके जो एटम्स होंगे वो बड़े होंगे। तो दूर रहेंगे तो इनकी एनर्जी दूर दूर है, ठीक है। अगर पास में रहेंगे तो इनकी एनर्जी, इनकी जो बॉन्डिंग है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इनकी आपस में भी छोटे एटम का जो साइज है वो छोटा क्यों होता है, कॉन्सेंट्रेटेड क्यों होता है, न्यूक्लियर के काफ़ी ज़्यादा क्लोज होता है, जिसकी वजह से वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो इसकी एनर्जी डिफरेंस होगी इस बड़े वाले एटम के कंपैरिजन में। तो इसे ही हम लोग बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं भाई, इनके जो हमारे बॉन्ड एनर्जी वो डिपेंडेंट है साइज ऑफ एटम पे, और इलेक्ट्रोनिगेटिव भी इसके साइज पे देख सकते हैं कैसे डिपेंडेंट है। बॉन्ड लेंथ भी इसी पे डिपेंडेंट है। अगर ये हमारे जो होंगे एटम छोटे होंगे, इनके जो न्यूक्लियाई का आपस में क्या हुआ ना, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, तो इनका जो होगा हमारा बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, और यहीं अगर बड़े वाले एटम है तो देख सकते हैं इनका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। तो ये हमारा क्या हुआ, डिपेंडेंट हुआ ना बॉन्ड एनर्जी साइज ऑफ एटम पे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड बॉन्ड लेंथ पे। अब इसके कुछ एप्लीकेशन से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं। अब कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम थर्मोडाइनेमिकल डेटा, थर्मोकेमिकल डेटा के थ्रू जो होता है ना, हम बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। अब हम डायरेक्टली तो कैलकुलेट नहीं कर सकते ना। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट बॉन्ड एनर्जीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कॉमन एलिमेंट्स, common atoms into these have been obtained spectroscopically and are given below for the hydrogen, oxygen, nitrogen, carbon। अब ये जो है ना, हम वही बात बोल रहे हैं कि डायरेक्टली तो पता नहीं किया जा सकता, बट उनके कुछ थर्मोकेमिकल डेटा होंगे, उसके थ्रू हम लोग इंथैल्पी जो होता है हमारा ना, बॉन्ड एनर्जी कितना होगा। अब इंथैल्पी है हमारा, तो उसके डेसोसिएशन इंथैल्पी कितनी है, एसोसिएशन इंथैल्पी कितनी है, या फिर हमारा जो अलग अलग इंथैल्पी ऑफ कंबशन, न्यूट्रलाइजेशन, कुछ ना कुछ डेटा तो मालूम होगा, उसी के थ्रू पता कर सकते हैं, डायरेक्टली पता नहीं कर सकते हैं। और कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए जिसे नोट कर लेना है। ये कुछ थर्मोकेमिकल डेटा है, हाइड्रोजन गैस है और इसके जो इंथैल्पी होगा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये हमारा हो गया, ये इसका जो होगा इंथैल्पी हमारा ऑक्सीजन का ये हुआ, आपका नाइट्रोजन का ये हुआ, कार्बन का ये हुआ, ये हमारा थर्मोकेमिकल डेटा है। और इसी के थ्रू जो होगा हम इंथैल्पी जो है उसका कैलकुलेट करते हैं, और उसके थ्रू हम बॉन्ड एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं। कुछ ना कुछ डेटा इंथैल्पी ऑफ कंबशन हो, न्यूट्रलाइजेशन हो, टाइप्स वाला पढ़े थे ना हम फर्स्ट लेक्चर के अंदर, उनमें से कोई ना कोई डेटा पता होता है, और ये डेटा के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं। अब एप्लीकेशन क्या है बॉन्ड एनर्जी का, ये डिस्कस कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन भी यही है, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पीज ऑफ रिएक्शंस को डिटरमाइन करने के लिए हम जो है बॉन्ड एनर्जी का यूज करते हैं। अब हमारा जैसे कि कुछ ना कुछ बॉन्ड एनर्जी है फॉर्मेशन का उसका, या डिसोसिएशन का, उसके थ्रू हम इंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर लेते हैं। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड डिटरमाइन कर सकते हैं, एंड रेजोनेंस एनर्जी भी एक डिटरमाइन किया जा सकता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके पास ऐसे जो इन्फॉर्मेशन है ना केमिस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट फास्टली पहुंच सके। थैंक यू, बाय बाय।